डेथ टू द डिक्टेटर, नीदर गाजा नॉर लेबनान, माई लाइफ फॉर ईरान। ईरान की सड़कों पर 4 दिनों से प्रदर्शनकारी इसी तरह के नारे लगा रहे हैं। इस्लामिक निज़ाम से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करे, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के दाम नीचे लेके आए। लेकिन ईरान की सरकार लगातार इसमें असफल रही है। इस बात में दम तो है कि 2018 के बाद लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान की आर्थिक हालत खस्ता हुई, लेकिन ईरान की जनता ये सुन सुनकर थक चुकी है कि ईरान की हर समस्या का कारण अमेरिकी प्रतिबंध ही है। जनता अब चाहती है कि कुछ तो बदले, सरकार अपने काम करने का तरीका ही बदले। ताज़ा प्रोटेस्ट शुरू हुए जब ईरान की नेशनल करेंसी यानी ईरानी रियाल की कीमत इतिहास में सबसे ज़्यादा गिर गई। एक अमेरिकी डॉलर के बदले करीब 14,20,000 ईरानी रियाल देने पड़ रहे हैं। कुछ जगहों पर यह आंकड़ा 14.5 लाख तक भी पहुंच गया है। $1 लेना है तो 14.5 लाख ईरानी रियाल लाने पड़ेंगे। 6 महीने पहले यानी जून 2025 में यही डॉलर करीब 9 लाख रियाल के आसपास ट्रेड कर रहा था। मतलब आधे साल में ही 6 महीने में रियाल की कीमत 56% से ज़्यादा गिर चुकी है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप ईरानी रियाल की ऑफिशियल कीमत को चेक करेंगे इंटरनेट पर जाकर के, तो आएगा कि 42,000 रियाल में $1 खरीदा जा सकता है। ये औपचारिक या आधिकारिक कीमत है जो ईरान का सेंट्रल बैंक मानता है। लेकिन ईरान के आम व्यापारी इस रेट पर डॉलर नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें ब्लैक मार्केट से डॉलर का जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो ये जो 14.5 लाख वाला भाव है वो ब्लैक मार्केट का भाव है, आम लोगों को यही देना पड़ रहा है। और ये गड़बड़ झाला हुआ कैसे है कि सरकारी डॉलर की कीमत अलग है, ब्लैक मार्केट में अलग है, आगे हम आपको बताएंगे। हमें देखने वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ये समझेंगे, एक ज़माने में इंडिया में स्थिति थी कि सरकार का तय किया हुआ डॉलर और ब्लैक मार्केट वाला डॉलर, उसकी कीमत में फ़र्क हुआ करता था। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति इतनी ख़राब कभी नहीं रही। आज इंडिया में आप किसी भी एक्सचेंज पर जा कर के जो रेट रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑनलाइन, वही आपको इसमें भी मिलेगा, क्योंकि अब सप्लाई में कंट्रोल वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है हिंदुस्तान में। सरकार मुद्रा को उस तरह से नियंत्रित नहीं करती है। खैर, हम वापस ईरान लौटते हैं। ईरान में जो ये आंकड़ा है कि $1 के बदले 42,000 रियाल या 14.5 लाख रियाल, इस शेयर मार्केट के ग्राफ जैसा भर नहीं है। ईरान में डॉलर का मतलब है खाना, दवा, ईंधन, किराया और बच्चों की फीस भी। जैसे ही रियाल गिरता है हर चीज़ महंगी होती है। ईरान की अर्थव्यवस्था आज भी भारी मात्रा में इंपोर्ट्स पर यानी आयात पर निर्भर है। दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट, खाने का सामान, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, सब कुछ ईरान में तकरीबन बाहर से आता है। डॉलर महंगा हो गया तो सब महंगा। इसी गिरावट ने सबसे पहले तेहरान के ग्रैंड बाज़ार को झटका दिया। ग्रैंड बाज़ार आप एक व्यापारिक बाज़ार की तरह मत समझिए इसे, ये ईरान की राजनीति का सूचकांक भी है। 1979 में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के खिलाफ जब इस्लामिक क्रांति उठी थी, तब भी सबसे पहले ग्रैंड बाज़ार ही बंद हुआ था। तब बाज़ार बंद होने का मतलब था कि व्यापारी सत्ता से अब दूरी बनाना चाह रहे हैं या क्रांति के समर्थन में हैं। 28 दिसंबर को ऐसा ही कुछ देखने को मिला। दुकानों ने शटर गिराए, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राई फ्रूट, सोना, सबकी दुकानें बंद हुई। वजह बिल्कुल सिंपल थी, माल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और जो माल पहले से इंपोर्ट किया गया था वो अब या तो बचा नहीं था या तो फिर इतने महंगे डॉलर पर अब आ रहा था वो कि उसको बेचना घाटे का सौदा बन गया था। अगले 48 घंटों में आग तेहरान से बाहर भी फैली। कराह जो तेहरान के पास का एक बड़ा औद्योगिक शहर है, वहाँ हमदान में हमने प्रोटेस्ट देखे। इस्फहान में ईरान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो करमनशाह, शिराज, यजद, मलाट, केशम, इन सब जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं। बीबीसी पर्शियन ने इन शहरों से आने वाले वीडियोस को वेरीफाई भी किया है। कई जगहों पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है और कुछ वीडियोस में आपको सुरक्षा बल केन्स या लाठियां चलाते भी दिखते हैं। ये सब 2 दिन चला, लेकिन तीसरे दिन इन प्रदर्शनों से एक और तबका जुड़ा, यूनिवर्सिटी के तलबा यानी स्टूडेंट्स। तेहरान, इस्फहान और शिराज की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे, नारे बदल गए। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ महंगाई की बात नहीं की, डेथ टू द डिक्टेटर का नारा भी लगाया, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। ये नारा ईरान में सीधे सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ोमेनी के खिलाफ माना जाता है। कुछ जगहों पर विमेन, लाइफ, फ्रीडम, इन सारी बातों को भी सुना गया, ऐसे नारे भी हुए। यही नारा 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद उठाया गया था, लेकिन उस समय सरकार ने उसकी उतनी सुध नहीं ली थी। पश्चिमी मीडिया ने बाकी नारों के साथ डेथ टू द डिक्टेटर वाले नारे को प्रमुखता से छापा है, लेकिन अल जजीरा ने डिक्टेटर वाला नारा
गायब कर दिया, कम से कम हम नहीं देख पाए उनकी वेबसाइट पर। खैर, नारा कोई भी लग रहा हो, ईरान के सिस्टम के पास इन सब का पुराना अनुभव है, वहाँ होता रहता है, इसलिए सरकार इन प्रोटेस्ट को जल्दी समाप्त भी करना चाह रही है। उससे ये भी डर है कि अगर प्रदर्शन बढ़ते गए तो इनकी आग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी तक भी पहुंच सकती है। आग एज इन, मुझे लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर आंच आ सकती है। इसलिए ईरान की सरकार ने समय से पहले ही इससे निपटना शुरू कर दिया। कभी लोगों को समझाने के लिए धर्म का सहारा लिया, तो कभी विदेशी साजिशकार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान टीवी पर बोल चुके हैं कि हमारे दुश्मन नहीं चाहते कि ईरान तरक्की करे, इसलिए वो बाहरी और अंदरूनी तरीके से हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा कि हम तो चाह ही रहे हैं कि महंगाई कम हो जाए। अब जो हुक्मरान अपने लोगों के लाइवलीहुड का मसला नहीं सुलझा सकते, उन्हें जहन्नुम में जलना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, ये पेज़ेश्कियान के ही शब्द थे। लेकिन क्या ये मामला वाकई सुलझ पाएगा? आज के शो में हम इसी की बात करने वाले हैं और जानेंगे कि ईरान के लोग सड़कों पर क्यों उतरे, क्या वाकई ईरान के इस्लामिक रिजीम को उन प्रदर्शनों से कोई खतरा है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। नए साल की बधाइयों के साथ इस साल का पहला राजदूत ये रहा। दुनिया में कई तरह की करेंसीज चलती हैं। अपने यहाँ रुपया है, यूरोपियन यूनियन में यूरो चलता है। देश के हिसाब से सिक्कों के वहाँ डिज़ाइन बदलते हैं, कीमत एक ही रहती है। फिर डॉलर्स की एक दुनिया है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, न्यूजीलैंड का है, कनेडियन है। लेकिन पूरी दुनिया पर राज अगर किसी एक करेंसी का चलता है तो वो है अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर, यूएसटी बोलते हैं। दुनिया अमेरिकी डॉलर में ट्रेड करती है क्योंकि ज़्यादातर देश ऐसा ही करते हैं, अपने अपने रिजर्व्स में ये डॉलर रखते हैं। ये कोई ऑफिशियल रूल नहीं है कि आपको ट्रेड डॉलर में करना पड़ेगा, सहूलियत के लिए किया जाता है कि आपके पास डॉलर है, हमारे पास भी डॉलर है, तो डॉलर्स में ही लेन देन हम कर लें। अब दो देश अपनी करेंसी में भी धंधा करते हैं। रूस चीन के साथ में करता है, रूस के साथ हमने भी किया था। एक ज़माने में रूस को जो हम पेमेंट्स देते थे तेल के लिए या वहाँ से होने वाले आर्म्स के इंपोर्ट्स के लिए, उसका एक हिस्सा हमने दिया रुपए में। लेकिन जब रूस के पास बहुत सारा रुपया जमा हो गया तो उसने भी कहा कि अब आप डॉलर से दीजिए, क्योंकि रुपए का इस्तेमाल करके वो हमसे कोई सामान नहीं खरीद पा रहे थे। फ्रांस, चीन या अमेरिका या किसी दूसरे देश को वो रुपए दे करके कुछ नहीं ले सकते थे। तो ये क्लासिक उदाहरण था इंडिया और रूस का, जो आपको बताता है कि क्यों डॉलर्स होना रिजर्व में बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको डॉलर्स में ट्रेड करने से रोका जाए तो आप कैसी मुसीबत में फंस सकते हैं। खैर, आपने अलग अलग तरह की करेंसीज में जान लिया, लेकिन क्या आपने कभी जहांगीरी डॉलर का नाम सुना है? इसको समझिए। आप ईरान के मौजूदा प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा इसी का जिक्र है। आपको क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट समझ में आ जाएगा। 2018 के बाद जब अमेरिका ने न्यूक्लियर डील से बाहर निकलकर ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए, तब ईरान में डॉलर्स की भारी किल्लत हुई। सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फिर एक सिस्टम बनाया। इसमें कुछ ज़रूरी सामान के आयात के लिए सरकार अपनी तरफ से सस्ता डॉलर देती थी, लेकिन ये मिलता था केवल ट्रेडर्स को और उन ट्रेडर्स को जो क्रिटिकल चीज़ों में डील कर रहे हैं, दवाओं वगैरह में। इस डॉलर को आधिकारिक तौर पर सब्सिडाइज्ड डॉलर कहा गया, लेकिन आम भाषा में इसे जहांगीरी डॉलर कहा गया। नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि उस वक्त के उपराष्ट्रपति माफ कीजिए, इशाक जहांगीरी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। सरकार का दावा था ईरान की कि इस सस्ते डॉलर से दवाइयाँ ली जाएंगी, गेहूँ, चावल, कुकिंग ऑयल और जो ज़रूरी सामान हमको लेना है वो लेंगे और वो सस्ते भी रहेंगे। लेकिन ज़मीन पर इसका उल्टा हो गया। इस सिस्टम में बहुत करप्शन था। आयातकों को सस्ता डॉलर मिला तो या तो उन्होंने सामान इंपोर्ट ही नहीं किया या फिर वही सामान बाजार में उन्होंने बहुत महंगे बेचा। काला बाजारी में भी इस पैसे का बड़ा इस्तेमाल हुआ। यानी जिस चीज़ को रोकने के लिए सिस्टम बनाया गया था, ये उसी में घासलेट डालने लगा, उस आग में। ईरान की संसद में इस पर बड़ी बहस हुई। सरकारी ऑडिट रिपोर्ट्स में माना गया कि अरबों डॉलर का गैर इस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। आम आदमी को राहत नहीं मिली, लेकिन जो कारोबारियों का वर्ग था, राजनीतिक नेटवर्क वाले लोग थे, वो और अमीर होते चले गए। इसके बावजूद सरकारी सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म करने से डरती रही, क्योंकि एकदम से सस्ता डॉलर अगर वो मार्केट से खींच ही लें, जिनको मिल भी रहा है, तो महंगाई और बढ़ने वाली थी। इसलिए कुछ और अल्टरनेट रास्ते निकालने की कोशिश की। अलग अलग दरों में सब्सिडाइज डॉलर दिया जाना तय हुआ और 2024 में स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि ईरान में डॉलर की कैटेगरीज के हिसाब से
8 अलग अलग कीमतें थी। सोचिए मार्केट में कितना कंफ्यूजन इस वजह से होगा। हिंदुस्तान का एग्जांपल हम देते हैं। हिंदुस्तान में अगर आपको डॉलर्स खरीदने हैं तो एक जो ऑफिशियल आपका एक्सचेंज रेट है, आप उसके ऊपर किसी भी वेंडर से ले सकते हैं। वो आपको एक छोटा सा प्रीमियम चार्ज करता है, जिससे आप सर्विस चार्ज मान सकते हैं। ईरान में 8 कीमतें हैं। ईरान की सरकार ने सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो नहीं पाए। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तो जहांगीरी डॉलर की खूब आलोचना करते थे, लेकिन ये वाला सिस्टम वो भी पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाए। अब जब मसूद पेज़ेश्कियान राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भी ऐसा करने का ऐलान किया था। 1 जनवरी को उन्होंने ये बात दोहराई कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन सब्सिडाइज डॉलर नहीं देंगे, इस परंपरा को ही बंद कर देंगे। अब इसका मतलब ये था कि अब आयात डॉलर की एक्चुअल वैल्यू पर होगा। सरकार की एक सब्सिडाइज्ड वैल्यू और एक जो ब्लैक मार्केट की जो बहुत ही आउटरेजियस कीमत वाली वैल्यू है, उसको ब्रिज करने के प्रयास के तौर पर देखा गया। हुआ क्या? लेकिन हुआ ये कि इस घोषणा के बाद डॉलर की डिमांड और बढ़ गई, रियाल और गिर गया और डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें थी 72% तक बढ़ गई। यानी 100 रुपये में कुछ आ रहा है तो 172 रुपये का हो गया, पौने 2 गुना। दूध, ब्रेड, चावल, तेल सब कुछ महंगा हो गया। हेल्थ और मेडिकल सामान करीब 50% महंगा हुआ, 1.5 गुना। कई दवाइयाँ या तो गायब हो गई या आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। गरीब आदमी अब नहीं ले सकता। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन से बात करते हुए इस्फहान के एक टेक्सटाइल व्यापारी ने कहा है कि मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, सैलरी अब सिर्फ खाने खाने में ख़त्म हो जाती है। क्या ये कोई आम बात है कि अब हमें रोटी खरीदने के लिए सूटकेस भरकर कैश ले जाना पड़ेगा? यही वो पल था जहां सब्र टूटा। लोग ये समझ गए कि जहांगीरी डॉलर हटाना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये इस बात का भी संकेत है कि सरकार के पास अब महंगाई को कंट्रोल करने का कोई औजार बचा नहीं है। सरकार ने हालात संभालने की कोशिश की। पेज़ेश्कियान ने 30 दिसंबर 2025 को बयान भी दिया कि सरकार प्रदर्शनकारियों की वाजिब मांगों को सुनेगी। उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर को प्रदर्शनकारियों से मिलने भेजा। उसी दिन सेंट्रल बैंक के गवर्नर मोहम्मद रजा फरजीन का इस्तीफा लिया गया। उनकी जगह अब्दुल नासिर हेम्ती को अब नियुक्त किया गया है। लेकिन सड़क पर खड़े लोगों के लिए फैसले देर से आए हैं। लोगों को लगा कि ये काफ़ी नहीं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक गवर्नर बदलने का मामला नहीं था, ये उस भरोसे का सवाल था जो इतने सालों से दरक रहा था, अब जो टूट चुका है। जो गुस्सा दिख रहा है उसकी तात्कालिक वजह रियाल का गिरना और जहांगीरी डॉलर का ख़त्म होना है, लेकिन ये पूरी कहानी भी नहीं है। अगर सिर्फ यही वजह होती तो ईरान में हर 2-3 साल में ऐसा विस्फोट आप प्रदर्शनों को नहीं देखते। असली सवाल यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों है, ऑयल रिच होने के बावजूद, कि एक झटके में पूरा सिस्टम हिल जाता है। और इसका जवाब एक शब्द में हम नहीं दे सकते हैं। 3 बड़े फैक्टर्स हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अमेरिकी प्रतिबंध हैं, अंदरूनी आर्थिक कुप्रबंधन है वहाँ पे जो करप्शन है, और जो सुरक्षा और विदेश नीति पर उनका बेहिसाब खर्च है। तीनों को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले अमेरिकी प्रतिबंध। ईरान के जो आज आर्थिक हालात हैं उनको समझने के लिए 2018 में जो हुआ आपको पता होना चाहिए। मई 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, जिसे कोलोकियल टर्म्स में न्यूक्लियर डील कहते थे, उससे अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इसमें यूरोप था, अमेरिका था, ईरान था। इस डील के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित किया था और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटाए गए थे। उनके जो डॉलर्स फ्रीज थे वो थे, उनको रिलीज़ किया जा रहा था, और जो तेल ईरान के पास है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच पा रहे थे। डील के दौरान ईरान रोज़ करीब 25 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, डॉलर्स आ रहे थे, वो कमा रहे थे मतलब, और रियाल स्थिर था। ट्रंप के बाहर निकलते ही तस्वीर पलट गई। अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी लागू की, तेल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। इसी प्रेशर में इंडिया ने भी ईरान से तेल लेना बंद किया। बैंकिंग सिस्टम पर बैन लगा, ईरान के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध लगा। विदेशी कंपनियों को डराया गया कि अगर आपने ईरान से ट्रेड किया तो अमेरिका का मार्केट आपके लिए बंद हो जाएगा। इस सब का बड़ा असर स्विफ्ट सिस्टम पर पड़ा। स्विफ्ट वो इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम है जिसके जरिए बैंक्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं दुनिया भर के। ईरान के बैंक्स इस सिस्टम से बाहर कर दिए गए। मतलब ईरान तेल अगर किसी तरह बेच भी दे और कोई पेमेंट करे भी तो ईरान के बैंक्स में आएगा नहीं ऑफिशियली। नतीजा ये हुआ कि ईरान को या तो तेल चोरी छिपे बेचना पड़ा या भारी डिस्काउंट पर। कई बार चीन जैसे देशों ने तेल लिया, अभी भी वो लेते हैं, लेकिन भुगतान बार्टर में करते हैं। कई बार तेल के बदले सामान देते हैं। इससे सरकार के पास नकद विदेशी मुद्रा नहीं आई। चाइना के पास एक्सपोर्ट करने को बहुत कुछ है तो वो इधर एक्सपोर्ट कर देते हैं, तेल ले लेते हैं।
इसमें क्या हुआ, डॉलर्स आ नहीं रहे थे तो डॉलर जो थे उनकी कीमत बढ़ रही। जब किसी देश में डॉलर नहीं होता है तो उसकी करेंसी नीचे आती है। यही ईरान के साथ हुआ। रियाल की कीमत साल दर साल गिरती रही, लेकिन सरकार इसे कंट्रोल करने के लिए बैंडेड लगाती रही, जैसे जहांगीरी डॉलर। उनका कहना था कि कीमतों पर कंट्रोल किया जाएगा, सब्सिडी देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन इन उपायों से समस्या ठीक नहीं हुई, वो टलती जा रही थी। DW के मुताबिक इस वक्त ईरान में इन्फ्लेशन रेट 42% से ऊपर है। कई शहरों में एक आम एम्प्लॉय की पूरी सैलरी सिर्फ राशन में ख़त्म हो रही है, और ये वजह है कि बाकी चीज़ों के लिए बचत इस्तेमाल करनी पड़ रही है लोगों को। अब लोगों की बचत भी ख़त्म हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रतिबंध ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? आंशिक तौर पर हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि प्रतिबंधों के बावजूद ये देखना ज़रूरी है कि ईरान अपने सीमित संसाधनों को खर्च कहाँ करता है। और यही आता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC। IRGC ईरान की सिर्फ एक सैनिक ताकत नहीं है, ये एक राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी है। 1979 की क्रांति के बाद IRGC को इस्लामिक सिस्टम की रक्षा के लिए बनाया गया, क्रांति की रक्षा के लिए, है ना, गार्डियंस ऑफ द रेवोल्यूशन। धीरे धीरे इसने अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। आज ईरान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऑयल, गैस, पोर्ट्स, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि स्मगलिंग नेटवर्क तक में IRGC का असर है। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिना टेंडर के IRGC से लिंक्ड कंपनीज को जाते हैं। कुछ कुछ आपको पाकिस्तान का नाम याद आ रहा होगा यहाँ पे, वहाँ की फौज भी इसी तरह धंधा चलाती है। 2024-25 के ईरानी बजट में डिफेंस पर खर्च में करीब 40% की बढ़ोतरी की गई। वहीं शिक्षा, हेल्थ और सोशल वेलफेयर सेक्टर का बजट लगभग वही रहा। यानी सरकार के पास जो भी पैसा है उसका बड़ा हिस्सा वो सुरक्षा तंत्र को दे रहे हैं। यही बात सड़क पर खड़े लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं गलत तय कर रही है। अब कहानी इतनी भी नहीं है। ईरान का पैसा सिर्फ देश के अंदर ही गलत तरीके से खर्च नहीं हो रहा है, देश के बाहर भी खर्च कर रहे हैं वो बहुत। और यही वो बिंदु है जो इस आंदोलन को महंगाई से पॉलिटिक्स पे लाता है। ईरान पिछले 2 दशकों में अपनी फॉरवर्ड डिफेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है, मतलब दुश्मन से अपनी बॉर्डर पर नहीं बल्कि उसकी जमीन पर लड़ना। इसके लिए ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में प्रॉक्सीज का नेटवर्क खड़ा किया। गिनिए आप, लेबनान में हिजबुल्लाह था, गजा में हमास, इस्लामिक जिहाद, यमन में हूती विद्रोह, इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया। ईरान हर साल हिजबुल्लाह को 700 मिलियन से $1 बिलियन तक की मदद भेज रहा था। हमास को भी सैकड़ों मिलियन डॉलर दे रहा था और हथियार। हूतीस को ड्रोन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग तो अभी भी दे रहे हैं। ईरान की सरकार इन खर्चों को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहती है। उसका तर्क है कि अगर ये समूह मजबूत रहेंगे तो इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने से डरेंगे। लेकिन आम ईरानी नागरिकों के लिए तर्क अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए इन प्रदर्शनों में एक नारा बार बार सुनाई दे रहा है, नीदर गाजा नॉर लेबनान, माई लाइफ फॉर ईरान। ये नारा सिर्फ विदेश नीति की आलोचना नहीं है, ये सीधे बजट की प्राथमिकताओं पर हमला है कि आप कर क्या रहे हो। 2025 में हालात और बिगड़े। जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 रोज की जंग हुई, स्कर्मिश कह लीजिए आप। 13 जून को इजराइल ने ईरान के भीतर न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। कई सीनियर मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। ईरान ने जवाब में 550 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और करीब 1000 ड्रोन्स दागे। लेकिन जब तक सीजफायर का ऐलान नहीं हुआ तब तक ईरान अपने खुद की कैपिटल के आसमान को काबू नहीं कर रहा था। इजराइल के पास पूरी एयर सुपीरियॉरिटी थी, तेहरान के ऊपर इजरायली जेट्स उड़ रहे थे और ईरान बेबस था। इसने ईरानी जनता के मन में ये प्रश्न पैदा किया, ये जो इतना पैसा मिसाइलों और बमों पर खर्च हो रहा है, हिजबुल्लाह पर खर्च हो रहा है, वो हमारी अपनी हिफाजत के काम क्यों नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर कई हमलों को रोक दिया जो ईरान ने किए थे, और 22 जून को ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक भी हुई। इस जंग ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर और गहरा असर डाला। मिसाइल, ड्रोन्स, एयर डिफेंस ये सब सस्ता नहीं होता है, जबकि देश के अंदर लोग पहले से ही महंगाई से टूट चुके थे। आज जो प्रदर्शन दिख रहे हैं वो सिर्फ एक आर्थिक दुर्घटना नहीं है, सालों से बढ़ रहे दबाव का नतीजा है। प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, करप्शन ने उसे खोखला किया और विदेश नीति पर जरूरत से ज्यादा खर्च ने आम आदमी को हाशिए पर धकेल दिया। अब आखिरी सवाल बचता है कि क्या ये प्रदर्शन ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को गिरा सकते हैं? क्या शाह के समर्थक, निर्वासन में बैठे नेता और सड़कों पर उतरे लोग मिलकर उस सिस्टम को तोड़ सकते हैं जो 1979 से कायम है? और अगर नहीं तो फिर यह आंदोलन ईरान को ले जाएगा कहाँ? ईरान का इतिहास बताता है कि विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं वहाँ। इस्लामिक क्रांति से पहले होते थे, इस्लामिक क्रांति के बाद भी होते हैं। 2009 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद ग्रीन मूवमेंट उठा,
लाखों लोग सड़कों पर आए, चुनाव में धांधली के इल्ज़ाम लगे थे, नारे लगे, लेकिन आखिरकार आईआरजीसी और बसीश बिलिशिया ने आंदोलन को कुचल दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, हज़ारों जेल में डाले गए, कितने ही लोगों को क्रेन से टांगा गया। 2019 में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, फिर से वही तस्वीर, देश भर में दंगे जैसे हालात, इंटरनेट बंद। अनुमान है कि कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोग मारे गए। 2022 में महसा अमीन की मौत के बाद विमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन उठा। 1979 के बाद का शायद सबसे बड़ा प्रदर्शन, इसमें भी कुछ हो नहीं पाया, लोगों को क्रेन से टांगता रहा ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी प्रदर्शन आयतुल्लाह खुमैनी को अपनी जगह से डिगा नहीं पाए। सवाल उठे लेकिन उनका कुछ बिगड़ा नहीं, और इस बार भी इस तरह का डिस्कशन चल रहा है। ईरान के अंतिम शाह के बेटे रज़ा पहलवी ने लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि वो अपने देशवासियों के साथ सड़कों पर उतरें और इस एडमिनिस्ट्रेशन के पतन की मांग उठाएं। अब मांग उठाने को वो उठा सकते हैं। रज़ा पहलवी पहले भी कह चुके हैं द सन कि आपको रेजीम चेंज के बारे में सोचना चाहिए। जब ये एयर स्ट्राइक्स हो रही थी इजराइल और अमेरिका वाली, तभी भी एक बात बहुत डिस्कस हो रही थी कि क्या एक ग्रास रूट मूवमेंट उठ जाएगा जो इस रेजीम को हटाना चाहेगा, लेकिन ऐसा तब भी नहीं हुआ, अभी भी ऐसा लगता नहीं है। रेजीम चेंज का ख्वाब इजराइल कई सालों से देख रहा है वहाँ पे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह धर्म है। आयतुल्लाह खुमैनी इमाम का दर्जा मिला हुआ है उनको, और ईरान की बहुसंख्यक आबादी है शिया, और शिया इस्लाम में इमाम का दर्जा बहुत ऊंचा है। ख़मेनी ईरान के सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं हैं, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए एक रूहानी लीडर हैं, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल लीडर। दूसरी बात, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो बमबारी की, वो ये बात साबित करती है कि ईरान के इस्लामिक रेजीम की बातें हवा हवाई नहीं है। ईरान को वाकई एक खतरा है, और इसका सबूत पूरी दुनिया देख चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने खुलेआम इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए इस्लामिक रिजीम डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पर एग्रेसिव खर्चे को जस्टिफाई कर ले जाएगा। और हाँ, इस बार इस्लामिक रिजीम के पास एक अलग मिजाज का राष्ट्रपति भी है। उतने रूढ़िवादी नहीं माने जाते हैं, नौजवानों की बातें सुनते हैं। ईरान में रिफॉर्मिस्ट की तरह देखा जाता है। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का जो लहजा है पिछले राष्ट्रपतियों से इस मामले में काफ़ी अलग माना जाता है। आप मौजूदा प्रोटेस्ट में भी देख सकते हैं, टेलीविज़न पर आकर उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे, गवर्नर बदला सेंट्रल बैंक का। ये सब इस बात की तरफ हिंट करते हैं कि सत्ता जानती है कि हालात गंभीर हैं और हर बार हथौड़े से काम नहीं चलेगा, कुछ चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती हैं। लेकिन ये बात आपको और हमको पता है कि ईरान के राष्ट्रपति के पास लिमिटेड पावर होती है। असली सीट ऑफ पावर आयतुल्लाह के पास होती है। हाँ, कुर्बान पहले राष्ट्रपति कर दिए जाते हैं जब कोई दिक्कत आती है। तो ये बात कि प्रदर्शनों से इस्लामिक रिजीम गिर जाएगा, दूर की कौड़ी है, कम से कम तब तक जब तक ये प्रदर्शन पूरे देश में नहीं फैल जाते, ग्रास रूट मूवमेंट नहीं बनते। इसी के साथ साल 2026 का पहला राजदूत कंक्लूड होता है। इसे साजिद ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।